ये जो आपने सॉल्ट लेक स्टेडियम में अभी देखा, कुछ दिन पहले हुआ, जो फुटबॉलर आए थे बाहर से, ये इसको हम कैसे कैसे एक्सप्लेन करें, कैसी चीज़ कैसे हो गई? पहली बात तो मैंने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा। दूसरा, जो पूरी दुनिया ने देखा वो शर्मनाक था, और शर्मनाक इस हद तक था कि बंगाल जो फुटबॉल पे गौरव करता था, उन्होंने न केवल पूरी अव्यवस्था को देखा, कानूनी व्यवस्था को तार तार होकर देखा, ममता बनर्जी के टीम के करप्शन को देखा, लोगों की निराशा को देखा। और एक चीज़ का आपको जानकर के दुख होगा कि बंगाल में ट्राइबल बच्चे जो झारग्राम में, बांकुरा ज़िले में, जो स्वाभाविक रूप से फुटबॉल खेलते थे, उनमें से किसी बच्चे को अब कहीं नंबर नहीं मिलता है। अब कोई बंगाल से फुटबॉल के खिलाड़ी भी नहीं आते। और सबसे बदहाली तो बंगाल में ये करी है कि पिछले सालों में ममता बनर्जी के शासनकाल में फुटबॉल बंद हो गई, और नेताओं की जो मैरिज के रिसेप्शन कराते हैं, उसकी ठेकेदारी प्रथा के काम शुरू हो गए, और इसी का जवाब बंगाल देने जा रहे हैं। सर, बंगाल में एक पॉलिटिकल दौर में आपकी पार्टी के लोगों ने भी स्वयं फेस किया है, वायलेंस बहुत होता है। हाल ही में जब बंगाल में फ्लड चल रहे थे, आपके पार्टी और आपके सांसद में कॉलीग, उनके हाथापाई हुई बंगाल में। ये पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर बंगाल में कैसे टूटेगा? ममता बनर्जी इसकी एक्सपर्ट है, वो हट जाएंगी तो ख़त्म हो जाएगा। सर, दूसरी चर्चा ये जो अभी चल रही है, स्पेशल इंटेंसिव, क्या इसमें क्या जायज़ है? किसकी जिम्मेदारी है कि वो दिखाए कि कौन नागरिक है या कौन नागरिक नहीं है? इस देश के संविधान से निकली हुई चीज़ कैसी होती है? अगर इस देश के संविधान के हिसाब से कोई चीज़ कहीं निकलेगी तो कैसी निकलेगी? आप बताइए। संविधान का मैंडेट लेके कोई काम होगा तो कैसा होगा? मैंडेट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, इलेक्शन कमीशन का इंडिया का मैंडेट। कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट लेके अगर कोई काम होगा तो कैसा होगा? कॉन्स्टिट्यूशनली होगा। तो जायज़ ही होगा। तो आपका क्वेश्चन ही गलत है, क्या जायज़ है? पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, सारे विपक्ष के दल लगातार इलेक्शन कमीशन को कहते थे कि मतदाता सूची ठीक कर दो। तो मतदाता सूची ठीक कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी करेगी, आरजेडी करेगी। मतदाता सूची तो इलेक्शन कमीशन ही ठीक करेगा। इलेक्शन कमीशन को ठीक करने का मैंडेट किसने दिया है? संविधान ने दिया है। तो ये पूरी तरीके से जायज़ ही है। सर, एक 13 साल पहले इस पर चर्चा चल रही है। 2005 में ममता बनर्जी मीटिंग में थी, बंगाल में बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स पर चर्चा चल रही थी, और उन्होंने बड़ा ठोस टिप्पणी दी थी। वो कह रही थी कि हाँ, बंगाल में बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, ये प्रॉब्लम है। आज 13 साल बाद सोच बदल गई है, रूप बदल गया है, ऐसा क्यों? नहीं, उनका वही रूप था। आपने 13 साल पहले उनका कहाँ स्टेटमेंट सुना, मुझे नहीं पता, लेकिन उनका रूप पूरी तरीके से बंगाल को डिवाइड करना, बंगाल के कल्चर को नुकसान पहुंचाना, डेमोक्रेसी की जगह टोलाबाजों की सरकार चलाना, ये तो शुरू से था। तो ये जो सेम जो वोट चोरी का नारा राहुल जी ने लगा रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? राहुल जी को क्या बोलना चाहेंगे, क्यों वो भी वोट चोरी का नारा लगा रहे हैं? नहीं, आप बोलिए राहुल जी को। राहुल जी को कौन बोल सकता है? कांग्रेस में तो सब डरते हैं उनसे, तो वो अपनी मर्जी से जो आता है वो बोलते हैं। अब उनके पास जितना हिसाब किताब है उतना ही बोलेंगे। ओके, भूपेंद्र जी, थोड़ी पॉलिसी मैटर्स पे आते हैं, क्योंकि आपने इनफैक्ट कल ही पोल्यूशन पे मीटिंग करी है, आप रिव्यू कर रहे हैं। क्या सिचुएशन है सर? क्या एक्शन प्लान बना रही है सरकार? एक तो मैंने खाली कल मीटिंग नहीं करी है, मैं लगातार मीटिंग कर रहा हूँ, और जब से मैं पर्यावरण मंत्री बना हूँ तब से मीटिंग कर रहा हूँ। और इस वर्ष भी हम लोग अगस्त से लगातार मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन मीटिंग का अर्थ ये नहीं कि हम केवल मीटिंग कर रहे हैं,
आप मुझे अगर 5 मिनट दें तो मैं आपको पूरा विषय समझाऊं। प्लीज़। 100 मिनट ले बेटा। एनसीआर का जो पॉल्यूशन है, एनसीआर के इस पॉल्यूशन में दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के जो हमारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र के 8 नगर निगम और एक बड़ा क्षेत्र शामिल है। एक जब हम मंत्री बने तो सबसे बड़ी समस्या आती थी कि जो दिल्ली का पॉल्यूशन है, हमारे यहाँ संघीय राज्य होने के कारण कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो दिल्ली के पॉल्यूशन का जो एयरशेड एरिया है, एयरशेड मतलब जहाँ जहाँ से पॉल्यूशन आता है वहाँ कोई सेंट्रल कमांड के नाते ऑर्डर दे सके। मोदी जी की सरकार में हम लोग CAQM बिल लेकर के आए, तो उस CAQM अथॉरिटी ने एयरशेड की पहचान के आधार पे एक कंसोलिडेट अथॉरिटी के रूप में काम करना शुरू करा। अब दिल्ली में अगर एयर पोल्यूशन है और हमें ग्रैप लागू करना हो, भिवाड़ी में लागू करना हो, हमें गाजियाबाद में लागू करना हो, नोएडा में लागू करना हो, तो अब CAQM के जो चेयरमैन हैं वो उसको लागू कर सकते हैं। तो हमने एक तंत्र विकसित करा जिसमें हम इस अथॉरिटी के माध्यम से काम कर सकते हैं। अब दूसरा विषय ये है कि जो दिल्ली के पॉल्यूशन का पहला कारण क्या है, तो पहला बड़ा कारण दिल्ली के पॉल्यूशन का व्हीकल है। और व्हीकल के लिए, व्हीकल का जो पॉल्यूशन है उसका सबसे बड़ा कारण फ्यूल है। तो हम दिल्ली में जो फ्यूल अच्छा हो उसके लिए हम BS4 और BS6 पे गए। हम जब BS4 और BS6 पे गए तो हमने कहा जितनी भी ऐसी गाड़ियां हैं जो BS1 और BS2 है उनको पूरी तरीके से अब आप हटाइए। लेकिन हम जानते हैं कि आज ऑर्डर है BS1 BS2 गाड़ियां भी चल रही हैं। तो हमारा ये मानना है कि BS4 और BS6 के जो फ्यूल को हम लेकर के आए हैं उससे क्वालिटेटिव सुधार हुआ है। दूसरा, दिल्ली में लगभग 3000 के करीब हम इलेक्ट्रॉनिक बस लेकर के आए हैं। हमारा प्लान है कि ये पूरा 100% अगले साल तक इलेक्ट्रॉनिक बस पे चला जाए। तीसरा, दिल्ली में व्हीकल पोल्यूशन का जो बड़ा कारण है कि व्हीकल जहाँ पर ट्रैफिक का कंजेक्शन होता है, ट्रैफिक का भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, उन जगहों को ईज आउट किया जाए। मेरे पास जो स्टडी है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट से जो हम पीछे की तरफ मयूर विहार की तरफ जाते थे, एक समय वहाँ बहुत ट्रैफिक था। आपने देखा होगा 3-4 साल के अंदर अंडर पुल वगैरह हम प्रगति मैदान के नीचे से लेके गए हैं। तो टेरी से हमने रिपोर्ट कराई कि उसमें कितना एमिशन कम हुआ। अभी भी दिल्ली में हमने 62 ऐसे हॉट स्पॉट चिन्हित करे हैं जहाँ पर एनक्रोचमेंट है, पार्किंग है, ओवरब्रिज है, अंडरब्रिज है, शाम को ट्रैफिक ज़्यादा जमा होता हो, उसको हमने चिन्हित करके दिल्ली सरकार को दिया और हमने कहा इधर से अगर आप ट्रैफिक को कम करेंगे तो ये ट्रैफिक भी कम होगा। उसके बाद आपने देखा होगा मोदी जी की सरकार आने के बाद जो बाहर का कमर्शियल व्हीकल चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर की तरफ जाता था, हमने पूरी तरीके से दिल्ली के इस जोन को मुक्त करने के लिए वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस पैरेलल वेज बनाए। और आज तो स्थिति है कि द्वारका से और मानेसर से ही ट्रैफिक वहाँ पे निकल जाता है। लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है कि दिल्ली के पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण व्हीकल है। अच्छा, कई बार तो ऐसा भी लगता है, कल मैं नोएडा अथॉरिटी के साथ बात कर रहा था, कम से कम जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, BPO वगैरह हैं, वो नवंबर दिसंबर में हर आदमी 5-5 हज़ार गाड़ियाँ एक BPO में खड़ी होती है। क्या वो अपनी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक बसों से आ जाए? नवंबर दिसंबर में हमें कुछ व्हीकल रेस्ट्रेंट जो है उसको उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पेट्रोल, फ्यूल, स्मार्ट ट्रैफिकिंग ये पहला कारण है। इससे PM 2.5 जो है, जब AQI में सबसे पहले जो पॉल्यूशन का विषय है वो PM 2.5 का मात्रा है जो एमिशन के कारण होते हैं। एमिशन के कारण जो जलवायु में ये जो कण जाते हैं वो स्थिर रह जाते हैं क्योंकि तापमान में गिरावट होती है और हवा नहीं चलती है, उसका बड़ा कारण है। दूसरा जो बड़ा विषय है वो इंडस्ट्री है। कार्बन एमिशन का जो दूसरा बड़ा विषय है वो इंडस्ट्री है। दिल्ली के आसपास 240
इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब हमारे एनसीआर रीजन में। हमने कहा कि इंडस्ट्री के फ्यूल को परिवर्तित करना होगा। इंडस्ट्री में तो आपको इंडस्ट्री में फ्यूल किस पे जाएंगे, तो हमने कहा इंडस्ट्री में फ्यूल पे आप पीएनजी गैस पे जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 240 में से 224 में हमने पीएनजी की सप्लाई को अब सुनिश्चित कर दिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले साल तक हम दिल्ली के एनसीआर रीजन के 240 इंडस्ट्रियल एरिया को पीएनजी से जोड़ेंगे ताकि इंडस्ट्री गैस पे चली जाए। हैप्पी न्यूज़। तीसरा भी, अभी आप देखो दिल्ली का विषय में आप जल्दबाजी मत करो, क्योंकि ये विषय ऐसा है जो लोगों के लिए सेंसिटिव विषय है और मैं इसको विस्तार से आज आपको सुनाना चाहता हूँ। तीसरा विषय इंडस्ट्री का मैं कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री है और जो ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्री है, इसमें बॉयलर का यूज़ होता है। मैंने सबको कहा है कि भाई आप ओसीएम अपना यंत्र लगाइए। उसका हमने एक सेंट्रल मॉनिटरिंग करा है। कुल मिलाकर 3,500 के करीब इंडस्ट्री है। लेकिन मैं मंत्री होने के नाते ये नहीं कर सकता था कि मैं पैनिक कर दूं और एकदम से सबको कर दूं और फिर सारी इंडस्ट्री बंद हो जाए। तो मैंने पिछले 3 महीने में मीटिंग करके बार बार रिव्यू करके मैंने कहा सबसे पहले तो आपके जो एयर प्यूरीफायर कंट्रोल की जो आपकी डिवाइस लगेगी, आप सबसे पहले ऐसा करिए कि इसमें इंडिजीनियस कंपनियों को मौका दीजिए, भारतीय कंपनियों को जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की हो। और फिर हमने कहा कि आप पहले सम्मेलन कराइए, कल को उनकी मैन्युफैक्चरिंग वो करें, जिसको लेना हो और जिस डिवाइस की ज़रूरत हो उसका एक स्टैंडर्ड हो। उसके बाद जब हमने कहा कि हमें कई भारतीय कंपनियों ने यह भी कहा कि साहब हमारे पास तो अभी रजिस्ट्रेशन और उन सब चीज़ों में हमें दिक्कत है, उसको भी हमने एग्जेम्प्ट किया, ताकि हम चाहते ज़्यादा से ज़्यादा भारत आधारित मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी इस काम में लगे। अब 3,500 में से 1,200 लोगों ने ये अपना यंत्र लगा लिया, 2,500 में अभी भी ये दिक्कत है। उनके लिए भी हमने 31 दिसंबर का समय तय किया, अक्टूबर में समय दिया था। मेरा ये मानना है कि रेड और ऑरेंज कैटेगरी के इंडस्ट्री के जो बॉयलर्स हैं उसमें अगर हम ये कंट्रोल करते हैं तो हम और PM 2.5 में कंट्रोल कर सकेंगे, एक विषय। अब उसके बाद दूसरा जो आता है PM 10, उसका बहुत बड़ा कारण डस्ट पॉल्यूशन है। डस्ट पॉल्यूशन में हम अब दिल्ली कॉरपोरेशन को देखिए, कल मैंने गाजियाबाद नोएडा की इस पूरे प्लान को देखा, आज मैंने फरीदाबाद और गुड़गांव के पूरे प्लान को देखा। हमने कहा जितनी आपकी सड़कों की लेंथ है, बड़ी लेंथ है, वहाँ पर आप मैकेनिक जो है, मोटर मैकेनिक, क्योंकि अब बड़े हाईवे बन गए हैं, बड़ी सड़कें बन गई हैं, तो आप उस पर मशीन से सफाई पे चले जाइए। और मशीन से सफाई पे भी उन्होंने कहा हम क्या करेंगे, हमने कहा आप ओपेक्स पे कर लीजिए, जो ऑपरेशन करे मशीन के और वो अपना लगाए और करे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जा रहे हैं। लेकिन हम जो एनकैप चलाते हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, उसके हमने पैरामीटर्स तय करे हैं। हमने कहा भाई उस पैरामीटर्स की आप रिव्यू दीजिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। फिर जो एक सबसे बड़ा इशू है वो है जो सड़कों पे धूल उगती है, सड़कों के किनारे जो हमारी मिट्टी की ज़मीन होती है, हमने कहा आप एंड टू एंड इसको पूरा पक्का करिए। जितने भी खड्डे हैं उनको आप चिन्हित करिए। उसमें मेरे को लगता है गाजियाबाद कमिश्नर ने कल बहुत अच्छा अपना विषय दिखाया, गुड़गांव दिखाया, कल मैं MCD का भी लेने वाला हूं। और उनको चिन्हित करिए और उनका मॉनिटरिंग करिए, उनका सिटीजन ऐप बनाइए। सिटीजन भी इस बारे में हो कि कोई गड्ढा खुदा हुआ है, कोई सड़क खुदी हुई है, क्योंकि ये धूल उड़ती है। फिर मेरा ये कहना है कि आप जो है सारे को ग्रीनिंग करना है तो पेड़ तो आप ऊपर लगाएंगे, लेकिन नीचे जो है अगर आप बुशेस लगा देते हैं तो ग्रीनरी भी रहेगी। और हमारे जो इस दिल्ली के जो गर्म मौसम में जिसमें कम पानी में भी ये जो छोटे झाड़ लग जाते हैं, मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा है कि आप उनकी किस्मों को और विकसित करिए, ताकि जितनी भी कच्ची जगह हो वहाँ पर सब जगह बुशेस लगें तो मिट्टी उड़ने की संभावना कम हो। उसके बाद देखिए एक विषय तो तय है कि एक परिवार में, जैसे आपके परिवार में 3 आदमी होंगे, 4 आदमी होंगे, आप सुबह 2 गाड़ियाँ लेकर के चल देते हैं। अपनी एक्टिविटी में हम सब कार्बन एमिशन ही कर रहे हैं, जो भी मशीनी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो हवा तो ऑक्सीजन से आती है, पेड़ के अलावा कोई देता नहीं है।
ह्यूमन एक्टिविटी और ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण, चाहे इंडस्ट्री का विषय हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का विषय हो, चाहे वर्क का विषय हो, तो हमें ग्रीन एरिया को बढ़ाना होगा। ग्रीन एरिया को बढ़ाने के लिए मैंने अब सबको कहा है कि पेड़ लगाने के साथ आप ग्रीन एरिया को चिन्हित करिए। अच्छा, अभी हमारी मिनिस्ट्री ने ग्रीन क्रेडिट फंड को चलाया। ग्रीन क्रेडिट फंड का अर्थ ये है, ये जो हम CSR एक्टिविटी भी करते हैं, अगर आप किसी ग्रीन एरिया को, किसी एरिया को अगर आप ग्रीन करते हैं और अगर 3 साल में हमारा जो सैटेलाइट है उसमें उसकी कैनोपी अगर 40% ग्रीन आ जाती है, तो सरकार आपको ग्रीन क्रेडिट फंड बनाने की अनुमति देती है। तो हम ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनिंग की ओर जाएं। और इसका पहला प्रयोग मैंने ये किया कि गुड़गांव में मैंने 750 एकड़ ज़मीन पे, ये मैंने 4 महीने पहले खुद जाकर के वृक्षारोपण किया था। अभी मैं उसकी खूब मीटिंग लेने वाला हूँ, जिसमें हमने कहा है कि आप ग्रीन क्रेडिट फंड के माध्यम से यहाँ पे ग्रीनिंग करिए। ग्रीन क्रेडिट फंड का लाभ क्या है, क्या ग्रीन मिलेगा? क्रेडिट फंड, क्या लाभ मिलेगा? ग्रीन क्रेडिट फंड, हाँ जी, नाम ही यही है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की एक पॉलिसी है, हमारी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे उपलब्ध है। और हमने अब ये कहा है कि सभी कॉरपोरेशंस को कहा है कि आप अपने अपने कॉरपोरेशन एरिया के पार्क चिन्हित करिए, उसमें सिटीजन इन्वॉल्वमेंट करिए। मोहल्ले, समितियाँ, समाज की समितियाँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो एटलीस्ट एक ना एक पार्क को गोद लें। हमने कई जगहों पे, ये मेरे को पता है, मैं अभी प्रेजेंटेशन चूँकि गाजियाबाद का देखा है, उन्होंने पूरा लीगेसी वेस्ट को एक एरिया से हटा करके मियावाकी पद्धति से वहाँ पे डेवलप करा है पार्क। अभी गुड़गांव में भी कुछ NGOs ने अच्छा काम किया। मैं उन सब लोगों के साथ आजकल इस इन्वॉल्वमेंट में लगा हूँ कि भाई मैं अपने NCR एरिया का एक कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र को मैं ग्रीन करने के लिए अपना एक योगदान कर सकता हूँ। आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले 2 सालों से लगातार 5 जून को जो हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वहाँ एक पेड़ माँ के नाम पे अरावली के इसी रीजन में पेड़ उन्होंने लगाया है। तो हम ये ग्रीनिंग पे भी जोर दें। अब इसका जो अगला विषय है वो हम व्हीकल एमिशन है, इंडस्ट्रियल एमिशन है, डस्ट पॉल्यूशन है। अब जो सबसे बड़ा विषय है कि देखिए NCR का इतना विस्तार जो हो रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा जो है गतिविधि कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन है। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन एक्टिविटी के कारण भी डस्ट पॉल्यूशन बहुत होता है। और सबसे बड़ी बात है कि कंस्ट्रक्शन होता है, जब डेमोलेशन होता है उसका वेस्ट को गिरने की कोई जगह नहीं है। हमने आज भी, मैंने जब गुड़गांव का प्रेजेंटेशन देखा तो अब मुझे उन्होंने बताया कि उन्होंने बसई करके अपने गांव में डेमोलेशन, कंस्ट्रक्शन का जो डेमोलेशन होगा उसके वेस्ट की जगह बनाई है। ऐसे ही उन्होंने एक और गांव उन्होंने मुझे बताया जहां पे उन्होंने बनाई है। मेरा दिल्ली सरकार को भी ये कहना है कि जितना भी डेमोलेशन वेस्ट हो रहा है, भाई इसको तो कम से कम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप इसको पूरा इसके लिए साइट तय करिए और कवर्ड साइट तय करिए। अदरवाइज डेमोलेशन की चीज़ें पड़ी रहती हैं और फिर उसके बाद ये इसका धूल उड़ता रहता है। फिर कंस्ट्रक्शन साइट के भी स्प्रिंकलर लगाना या स्मॉग गन लगाना, इसको अनिवार्य करने का हमने, या बड़ी शीट लगाना, इस पे हमें और स्ट्रिक्ट हमने रूल्स भी करे हैं और इसका एक प्रिंसिपल रूल्स भी हम लोगों ने लागू किया है। फिर एक और जो बहुत बड़ा कारण है वो सॉलिड वेस्ट है। आपने देखा होगा दिल्ली में और आसपास ये सॉलिड वेस्ट के इतने बड़े भंडार वो खड़े हो गए हैं और लगातार वेस्ट जनरेशन, तो लीगेसी वेस्ट को समाप्त करना है। आज मैंने जो किया इधर फरीदाबाद और गुड़गांव दोनों के बीच में बंधवाड़ी करके जगह है, वहाँ बड़ा लीगेसी वेस्ट है। दोनों कमिश्नर्स को बैठा करके हमने कहा है कि भाई आप लीगेसी वेस्ट को समाप्त करिए, इसका टेंडर निकालिए। फिर इसका एक और बहुत बड़ा कारण है, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो ऑथराइज नहीं है लेकिन काम चल रही है। मैंने आज CAQM को, अथॉरिटी को कहा है कि ये जो नूह वगैरह का एरिया है, वहाँ आजकल कुछ जगहों पे वेस्ट टायर को इलीगली जलाकर उसका ऑयल निकाल रहे हैं, जबकि हम उसके लिए ऑलरेडी रूल्स लाए हैं। देखिए, हमारा जो केंद्रीय स्तर पर हमारा जो विषय है, हम रेगुलेटरी बॉडी हैं। हमने CAQM को यह तय किया है कि वो इसमें कोऑर्डिनेशन करे, लेकिन लोकल स्तर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो विषय है वो ज़्यादा प्रॉपर हो। हम लगातार उनको गाइड कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं
और कुछ जगह स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन के डायरेक्शन भी निकाल रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर 2016 से तुलना किया जाए तो एवरेज AQI के दिन हमारे जो हैं वो कम हुए हैं, पिछले साल से भी हमारे तुलना में कम हुए, लेकिन वेदर कंडीशन एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जो हमारा भारतीय मौसम विज्ञान है उसका हम लगातार एक वेदर रिपोर्ट लेते हैं, और वेदर रिपोर्ट में दिल्ली का चूँकि हमारा लैंडलॉक एरिया है और सर्दी का टेम्परेचर गिरने के कारण हवा की एक स्पीड है, लेकिन मैं रेगुलर उसके टच में रहता हूँ। जैसे ही होता है तो CAQM अपना ग्रैप को लागू करती है। हाँ जी। मैं ये मानता हूँ कि, और मैं दिल्ली के और NCR के सब लोगों से आह्वान भी करना चाहता हूँ कि हम सबकी समस्या है, हम इस पे पूरी तरीके से संवेदनशील है और पूरी संवेदनशीलता के साथ हम इसको काम को आगे बढ़ाने में तत्पर हैं और सबके सहयोग से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और ये पूरे साल, अब 2026 तक पूरे साल ये सारा चलेगा? पूरे साल। अभी जो ये रिव्यू है मैं दिसंबर के एंड में इसलिए भी रिव्यू कर रहा हूँ, मैंने पिछली बार भी किए थे। और एक और जो विषय है मैं आपको और बताऊँ, क्योंकि मैं ये समय कम है, कभी मेरा आप इस पर पूरा इंटरव्यू किए, पराली का है। पराली की भी रिपोर्टिंग नासा से करते हैं। हमने पंजाब हरियाणा को ये उसके सेंटर भी उनको दिए, कस्टम हायरिंग सेंटर दिए। केवल कस्टम हायरिंग सेंटर नहीं दिए, एक और बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, उसमें हमने FGD लगाए हैं, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। बायोमास के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों पे लगातार काम करने से कमी भी आ रही है। ओके, सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। बड़ी खबरें जो निकल के आ रही हैं कि दिल्ली में जो बस होंगी सारी इलेक्ट्रिक पे चलेंगी, ट्रैश की यहाँ पर लेगेसी वेस्ट की जो बात करी है, पेरिफेरल हाईवेज की बात करी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो डस्ट है, जो प्रदूषण है, जो पराली का प्रदूषण है, देयर इज अ प्लान। लगे रहिए सर, हमारी इस पूरी नॉर्थ इंडिया की आशा इसी पे है कि लगे रहें और हमारी हवा स्वस्थ हो जाए। मैं तो लगा ही रहूँगा, लेकिन मेरा आपके चैनल से एक आह्वान है कि आपका चैनल बहुत पॉपुलर है NCR रीजन में, आप हफ्ते में एक प्रोग्राम दीजिए। मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ AQI को कम करने में, अवेयरनेस में। जो सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, NGO जो इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ अपने अपने एरिया में काम करे, चाहे वो गार्बेज कलेक्शन का काम हो, चाहे वो ग्रीनिंग का काम हो, चाहे वो एमिशन कम करने का काम हो। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दुनिया को ग्लासगो में एक मिशन लाइफ का मंत्र दिया। ये मिशन लाइफ के विषय को लेकर के मैं बहुत यूथ के साथ और यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के लगातार नौजवानों से बातचीत करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि मिशन लाइफ के 7 आयाम हैं। पहला आयाम है सेव एनर्जी। हम एनर्जी ड्रिवन सिविलाइजेशन में रहते हैं। घर से निकलते गाड़ी, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, अगर ये माइक चला जाए तो बात नहीं कर पाऊँगा, इलेक्ट्रिक चली जाए तो बात नहीं कर पाऊँगा, आप ट्रांसमिशन नहीं कर पाएंगे। आज तो पूरा दुनिया AI पे जा रहा है, डाटा सेंटर में जा रहा है। आप कह रहे हैं कि डेटा सेंटर बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए होगी, तो मोर एंड मोर एनर्जी होगी, उतना ही हम लोगों को डिग्निफाइड लाइफ दे पाएंगे। लेकिन इसको बेहिसाब खर्च ना करें, सेव एनर्जी पे काम करें। मैं IITs वगैरह के नौजवानों को भी जाकर कहता हूँ कि सेव एनर्जी को लेकर के आप नए आइडिया दीजिए, नए विचार दीजिए। दूसरा, सेव वाटर। हमारे आबादी दुनिया की 17% है, लेकिन हमारे पास पीने लायक पानी 1.7% है दुनिया का। तो आप प्रोपोर्शन देखिए कितना है। तो सेव वाटर, हमें ग्रीनिंग करनी होगी तो STP CTP लगाकर उस पानी से हमें शहर की ग्रीनिंग करनी होगी। सेव एनर्जी, सेव वाटर। तीसरा बड़ा विषय है सेव फूड। सेव फूड, एक फूड का जो वेस्टेज है ये बहुत बड़ा है। चौथा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हमारे 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ के शहर हो रहे हैं, हमारे 70-70, 80-80 किलोमीटर लंबे शहर हो रहे हैं, और कुछ शहर बढ़ मिल गए हैं। चंडीगढ़ और अंबाला का रास्ता पता नहीं लगता है, मानेसर और गुड़गांव का पता नहीं लगता है, दिल्ली और सोनीपत में अंतर नहीं लगता है। सभी लोग तो अपने घर में सुबह उठ कर के आधा किलो 1 किलो कचरा निकालते ही हैं। तो सॉलिड वेस्ट जो है, अब हमारे जो इतने बड़े पहाड़ खड़े हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं वेस्ट टू वेल्थ। हाँ जी। हमें इससे एनर्जी से लेके सब कामों में इसको
एक सर्कुलर इकोनॉमी का नया कंसेप्ट लेकर के आए हैं। कब तक धरती माता से हम खनिज निकाल कर और उसका उपयोग करते रहेंगे? रीयूज, रिसाइकल, रिप्रोड्यूस करना होगा। हाँ जी। तो हमारा नेक्स्ट मिशन यही रहता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद जो अगला विषय है, 5वां विषय इम्पॉर्टेंट है, वो है ई वेस्ट। किसी घर में किचन से लेके और ड्राइंग रूम तक 60 से 70% आज इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे ही हम डिपेंड हैं। कोई आदमी नहीं है जो मोबाइल लेकर के नहीं चलता हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो प्लास्टिक की ना हो। लेकिन ये जो ई वेस्ट जनरेट होता है, इसको भी रिसाइकिल करना होगा। हाँ जी। छठी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे बड़ी पर्यावरण के लिए चुनौती है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन। और हमने 120 mm से नीचे की जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जो नालियों से लेके शहर में सब जगह हो जाती है, सब्जी लेकर के आते हैं, सामान लेकर के आते हैं और हम सब कंट्रीब्यूट करते हैं। ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, इसके बैन पे हमें लगे हुए हैं। हाँ जी। और सातवीं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं कहता हूँ आज का आदमी 2 ही चीज़ों से परेशान है, एक अपने मन से और एक बाहर के पर्यावरण से। तो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल। बहुत बहुत तालियां, ये मैनी सात- मैनी थैंक्स भूपेंद्र सात यादव आयाम जी। लेकर के हम ये मिशन- मुहिम हम लेके जाएंगे और आपने जो बोला है कि कैसे इसको प्रमोट किया जाए हर कम्युनिटी में, हर क्षेत्र में,